केस आ सकता है। यहाँ पे आपको आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपका अकाउंट एनपीए में घोषित और कैटेगराइज होने तक का आपको वेट नहीं करना है दोस्तों। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि मेरा अकाउंट एनपीए में जाएगा, उसके बाद मेरे खिलाफ में कानूनी कार्यवाही या फिर लीगल एक्शन बैंक एनबीएफसी लेगी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आपको सेक्शन 25 या फिर 138 की लीगल नोटिस आती है तो आपका कर्तव्य क्या है, आपकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है दोस्तों, कि आपको तुरंत उस लीगल नोटिस का आपको इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से आपको उसका रिप्लाई जवाब देना चाहिए। उस लीगल नोटिस पे जो भी डिफेक्ट है उसके रिटर्न में उसके अगेंस्ट में दोस्तों आपको आपका डिफेंस रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो सेक्शन 25 की लीगल नोटिस हो या फिर सेक्शन 138 की लीगल नोटिस हो, ऐसी लीगल नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ऐसी लीगल नोटिस का तुरंत इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से आपके एडवोकेट के माध्यम से उसका नियम कानून से दोस्तों रिप्लाई और जवाब फाइल करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कई हमारे लोन के डिफॉल्टर्स लोन के बोरोवर ये गलती कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी तो सिर्फ अभी एक या फिर 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है और ऐसे में मुझे सेक्शन 25 या फिर 138 की लीगल नोटिस कैसे आ गई, ये तो फर्जी होगा, ये तो फेक होगा, अभी तो मेरा अकाउंट एनपीए में गया ही नहीं है, तो कैसे मुझे लीगल नोटिस आ गई। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उस लीगल नोटिस को हल्के में लेते हैं, लाइटली में लेते हैं और वो ये समझते हैं ये तो फेक है। दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है और बैंक एनबीएफसी ये समझ लेती है कि आप एक बिल्कुल डिफॉल्टर हो, आप इंटेंशनली आप ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहे हो और आप पैसे देने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हो दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, सेक्शन 25 या फिर 138 के तहत लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर के अगेंस्ट में दोस्तों एक केस मुकदमा एक कंप्लेंट फाइल कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और ये जो केस मुकदमा जो कंप्लेंट फाइल होता है ना, ये दूसरे स्टेट दूसरे राज्य में किया जाता है दोस्तों, खास करके दोस्तों कलकत्ता कोर्ट में या फिर बेंगलुरु में, लुधियाना में, अहमदाबाद में, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में दोस्तों। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में ये कंप्लेंट ये केस मुकदमा लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर के खिलाफ में कर दिया जाता है और कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज होने के बाद दोस्तों कोर्ट के द्वारा एक प्री कॉग्निजेंस की नोटिस सबसे पहले भेजी जाती है। उसके बाद फिर समन्स, अगर आप कोर्ट में नहीं गए तो उसके बाद फिर आपके अगेंस्ट में बीडब्ल्यू अवेलेबल वारंट की एक नोटिस भेजी जाती है दोस्तों। फिर भी नहीं गए तो एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट या फिर अरेस्ट वारंट भेजा जाता है कोर्ट के माध्यम से। डियर फ्रेंड्स, जब कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हो जाता है, कंप्लेंट फाइल हो जाती है, तो उसके बाद फिर कोर्ट के द्वारा कोर्ट की नोटिस आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपको दोस्तों प्री कॉग्निजेंस की नोटिस, समन्स की नोटिस, वारंट की नोटिस मिलती है तो आप काफी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, यार मेरे खिलाफ में मेरे अगेंस्ट में तो केस मुकदमा दर्ज हो गया, अब मुझे मेरा जो मैं जहाँ पे रहता हूँ मुझे यहाँ से दूसरे स्टेट दूसरे राज्य में मुझे जाना पड़ेगा, उस केस मुकदमे में जो भी तारीख पड़ेगी हर डेट पे हर एक तारीख पर मुझे वहां पे मेरी अपीयरेंस देनी होगी, मुझे इस मामले में एक एडवोकेट लगाना होगा, फिर वो एडवोकेट हर एक तारीख पर खड़ा होगा, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना पड़ेगा और मुझे हर तारीख पर एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी, मुझे एडवोकेट स्टैंड करना पड़ेगा। इस बात की चिंता और टेंशन आपको सताने लग जाती है कि अब मैं 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे स्टेट दूसरे राज्य में जाकर मुझे उस कोर्ट में मेरी हाजिरी लगानी होगी हर तारीख पर। इस बात की चिंता टेंशन आपको बहुत ज्यादा सताने लग जाती है। अब मैं एडवोकेट कहाँ से फाइंड करूं, मैं एडवोकेट कहाँ से लगाऊं, ये सारा टेंशन आपको आपके दिमाग में आने लग जाता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराइए मत, डरिए मत, इसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके अगेंस्ट आपके खिलाफ में सेक्शन 25 में 138 में यदि केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल हो गया है तो डियर फ्रेंड्स आपको हर एक डेट हर एक तारीख पर आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 25 138 ये समरी ट्रायल्स के ये मैटर्स है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर्स या फिर जिनके अगेंस्ट में सेक्शन 25 या फिर 138 का कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज हुआ है, इनको काफी बड़ी राहत दी है, एक रिलैक्सेशन दिया है दोस्तों। अब इनको लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर को जो खास करके दूसरे स्टेट में रहते हैं, इनको अब हर एक डेट हर एक तारीख पर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रियल लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम्स एंड अपीयरल्स एंड अदर्स दोस्तों। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कट कहा, यदि लोन का डिफॉल्टर
दूसरे स्टेट दूसरे राज्य में रहता है, यदि ट्रैवलिंग का इशू है, सीनियर सिटीजन है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है या फिर कोई जॉब का इशू हो रहा है, तो ऐसे में लोन की डिफॉल्ट और लोन के बॉर्डर को कोर्ट की हर एक तारीख पर जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये समरी ट्रायल्स के मैटर है, जब कोई नेसेसरी स्टेज हो तो उसी नेसेसरी स्टेज पर लोन की डिफॉल्ट और लोन की बॉर्डर को कोर्ट में अपनी अपीयरेंस देना मैंडेटरी और कंपल्सरी है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, खास करके जब लाइक आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हो जाता है तो समन्स या फिर बीडब्ल्यू के स्टेज पर जैसे आपको समन्स की नोटिस मिले, ऐसे में आपको तुरंत इमीडिएटली कोर्ट में हाजिर होकर सबसे पहले आपको आपका बेल आपका जमानत करना होता है। तो बेल और जमानत की स्टेज पर आपको आपकी अपीयरेंस देना मैंडेटरी और कंपल्सरी होता है दोस्तों। आपको कोर्ट में हाजिर होकर आपको आपका बेल करवाना होता है। एक तो इस स्टेज पे आपको आपकी अपीयरेंस देना मैंडेटरी और कंपल्सरी होती है। उसके बाद फिर दोस्तों अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज चल रहा है तो वहां पे आपको आपकी अपीयरेंस देनी है दोस्तों। दूसरी चीज प्लीड गिल्टी, लाइक कि आपको ये जो ऑफेंस है, ये जो अपराध है, आपको कबूल है या नहीं है, दैट मींस की प्लीड गिल्टी और नॉट। इस स्टेज पर भी आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है दोस्तों। मजिस्ट्रेट कोर्ट आपसे पूछती है कि ये जो ऑफेंस हुआ है इसको आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, मतलब कि आप यहीं पे तुरंत इस अपराध को कबूल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर ये केस और ये मामला आगे चलेगा। तो इस स्टेज पर आपको आना होता है। फिर उसके बाद फिर जब आपका स्टेटमेंट, आपका बयान लेना होगा, सीआरपीसी 313 का स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज, तो इस स्टेज पे आपको जाना होगा। उसके बाद फिर डायरेक्टली सीधे लास्ट में जब ये फाइनल आर्गुमेंट्स और फाइनल स्टेज पे जब मामला होगा तब आपको जाना होगा। या फिर बीच में कभी सेटलमेंट की कोई लाइक प्रक्रिया चल रही, कोई लाइक सेटलमेंट की बातचीत होने वाली, तो उस स्टेज पर आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक डेट, हर एक तारीख पर आपको जाना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आपके बिहाफ पर आपको आपके एडवोकेट, काउंसिल, अधिवक्ता साहब को आपको कोर्ट में खड़ा करना है। तो आपके एडवोकेट क्या करेंगे, इस सेक्शन 25(138) के मामले में आपको लीगल तरीके से आपका जो पक्ष है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोर्ट के समक्ष रखेंगे दोस्तों। तो यदि आप दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में रहते हैं और आपके लिए पॉसिबल नहीं है हर एक तारीख पर जाना, तो ऐसे में आप दोस्तों आपका पक्ष रखने के लिए आप आपके एडवोकेट सर को आप कोर्ट में हर एक तारीख पर आप खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। जो वकील साहब, जो एडवोकेट सर हैं, वो क्या करेंगे दोस्तों, आपका पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे। और आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों एक एप्लीकेशन होती है दोस्तों, एग्जम्पशन की एप्लीकेशन, हाजिरी माफी की एप्लीकेशन, बीएनएसएस की धारा 228 के तहत, बीएनएसएस सेक्शन 228 के तहत एक एग्जम्पशन की एप्लीकेशन फाइल होती है दोस्तों, हाजिरी माफी की एप्लीकेशन। और अधिकतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट को डायरेक्शन दे रखी है कि ये समरी वाले केसेस के अंदर 138 सेक्शन 25 वाले मामले में जहां तक पॉसिबल हो वहां तक एग्जम्पशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए। यदि कोई नेसेसरी स्टेजेस है तो ही आरोपी को कोर्ट में बुलाया जाए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही बीएनएसएस की धारा 228 के तहत एग्जम्पशन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, मजिस्ट्रेट साहब उस एग्जम्पशन की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट और स्वीकार कर लेते और आपकी हाजिरी माफी लग जाती है। हाजिरी माफी का रीजन आप दे सकते हो दोस्तों, यदि आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग का इशू है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, ठीक है, सीनियर सिटीजन से, तो आप ये सब रीजंस बताकर आप आपकी हाजिरी माफी हर एक तारीख पर ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थी धारा बीएनएसएस की 228 की धारा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक चीज दिमाग में सेट और फिट कर लेना, ये आपके एग्जम्पशन की जो एप्लीकेशन जो लगती है, जो आपके वकील साहब लगाते हैं कि भाई हमारे जो क्लाइंट है वो नहीं आ पाएंगे, तो ये जो एप्लीकेशन लगती है ना, ये एप्लीकेशन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा राइट्स है, ये मेरा अधिकार है, मुझे हाजिरी माफी मिलना ही चाहिए, मेरे एग्जम्पशन एप्लीकेशन को कोर्ट को स्वीकार करना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपके एग्जम्पशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें दोस्तों। तो ये आपका राइट्स बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 228 के तहत आपने एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाई, आपने हाजिर माफी की एप्लीकेशन लगाई, तो आपकी एग्जम्पशन की एप्लीकेशन आपकी स्वीकार करनी चाहिए दोस्तों। कई बार होता क्या है, अधिवक्ता एडवोकेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आरोपी अक्यूज को लोन के डिफॉल्ट और लोन की बॉर्डर कभी कोर्ट में बुलाते ही नहीं है, प्लीड गिल्टी के स्टेज पर भी नहीं, बेल लेना है तभी भी नहीं बुलाते, और बार बार क्या करते हैं, एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी ये क्या होता है, जब वहाँ पे बैंक के जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले लेते हैं कि भाई ये जानबूझ के प्रोसीडिंग को डिले कर रहे हैं, इनकी टैक्टिस और प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ऐसे में जब अगर कोर्ट को लगा कि आप इंटेंशनली जानबूझकर आप बार बार
एक जो मतलब कि जो एक जो नेसेसरी जो स्टेज होती है, जो जरूरी स्टेजेस होती है, वहां पे भी अगर आप अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत समस्या आ सकती है और आपके अगेंस्ट दोस्तों दोबारा वापस से हो सकता है, आपके अगेंस्ट में वारंट इशू और जारी हो जाए। तो जो जरूरी जो स्टेजेस होते हैं, जो नेसेसरी स्टेजेस होते हैं, वहां पे आप अपनी अपीयरेंस जरूर दीजिए दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। डियर फ्रेंड्स, ये हाजिरी माफी की जो एप्लीकेशन होती है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 228 की जो एप्लीकेशन होती है दोस्तों, अगर आपने फाइल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट आपको कोर्ट से छुट्टी मिल गई, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अधिकतर आपकी हाजिरी माफी लग जाएगी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि नेसेसरी स्टेजेस पर आपकी अपीयरेंस मैंडेटरी और कंपलसरी है दोस्तों। यदि कोर्ट ने आपको बुलाया है तो आपको जाना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपका केस मुकदमा चल रहा है, उसके दौरान यदि आपका लोन कंपनी के साथ में सेटलमेंट समझौता हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाता है, तो ऐसे में आप दोस्तों बैंक एनबीएफसीज को पैसे देकर उनसे एनओसी ले लीजिए, उनसे नील लाइक आपका जो स्टेटमेंट है वो पूरा नील हो चुका, कोई भी अमाउंट बाकी नहीं, उसका स्टेटमेंट ले लीजिए, आप नो ड्यू सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कोर्ट के समक्ष आप सबमिट करके कोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट्स करवा कर आप अपने केस मुकदमे को आप वहीं पर खत्म करवा सकते हैं, डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं दोस्तों। तो आपके इस मामले में यदि सेक्शन 25(138) में कोई कंप्लेंट कोई केस मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो इसमें आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जिस कोर्ट में ये कंप्लेंट फाइल हुआ है, उसी कोर्ट के एक अच्छे बढ़िया एक लोकल एडवोकेट्स को आपको हायर करना है और आपको आपके उस केस में आपको खड़ा कर देना है। तो जो भी डेट्स तारीख पड़ेगी वकील साहब देखते रहेंगे, आपको बार बार हर एक तारीख पर आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात नोट कर लेना, सबसे पहले तो भैया आप अपना बेल करवा लीजिए। आप बेल करवा लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, इस बात को नोट कर लीजिए। जैसे ही आपको समन्स आया तो आप घर पे इंतजार मत करो कि बाद में जाऊंगा बाद में जाऊंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप तुरंत इमीडिएटली आप बेल करवा के आप आराम से रिलैक्स में घर पे रहिए आप, ठीक है। आपके वकील साहब देखते रहेंगे, जब आपको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको वकील साहब बोलेंगे तो आपको जाना रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आपके दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि भैया हर तारीख पर हर एक डेट पर मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। भाई कोर्ट भी समझती है कि बैंक एनबीएफसीज वाले दूसरे से दूसरे राज्य में केस मुकदमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हैरेसमेंट की टैक्टिस और प्रैक्टिस दिख रही है, ठीक है। भले से कोई लीगली ओपनली नहीं बोले, लेकिन ये समझ में सबको आ जाता है कि दूसरे स्टेट में कंप्लीट केस मुकदमा दर्ज करने का मतलब है कि एक हैरेसमेंट, एक मेंटल प्रेशर कि भाई ये चीज करेंगे तो हमारी रिकवरी, जो अमाउंट की जो रिकवरी है वो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगी, ठीक है। तो सब समझते हैं, जो भी कोर्ट्स है वो भी समझती है दोस्तों, इसीलिए आपकी जो हाजिरी माफी है, आपकी जो एग्जेम्पशन जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली एक्सेप्ट कर ली जाती है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, टेंशन में बिल्कुल भी मत रहिए, एकदम रिलैक्स में रहिए। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, एक एडवोकेट को अरेंज कर लीजिए। यदि इस मामले में आपको मेरी कोई मदद चाहिए रहेगी तो आप मुझे याद करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।